नमस्कार। मैं हूं अरुण कुमार राय और आप देख रहे हैं मेरा इम्प्लेक्स नॉलेज चैनल। मैं आप लोगों के सामने संसाधन पर दूसरी बार लेकर आया हूं। यह क्लास 10वीं किताब भूगोल का प्रथम अध्याय है। आज हम इस पर चर्चा करेंगे संसाधन के वर्गीकरण पर। संसाधन को विभिन्न आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। उत्पत्ति के आधार पर, जैव और अजैव संसाधन। 2. समाप्यता के आधार पर, नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य। 3. स्वामित्व के आधार पर, व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। 4. विकास के स्तर पर, विकास के स्तर के आधार पर, संभावित संसाधन, विकसित भंडार और संचित कोष। आइए हम इसको बारी बारी से अवलोकन करें। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधनों को उत्पत्ति के आधार पर 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। एक जैव बायोटिक संसाधन, दूसरा अजैव अबायोटिक संसाधन। जैव संसाधन हमारे पर्यावरण में उपस्थित वैसे सभी वस्तुएं जिनमें जीवन है जैव संसाधन कहलाती है। जैव संसाधन हमें जीव मंडल से मिलती है। उदाहरण, मनुष्य सहित सभी प्राणी। इसके अंतर्गत मत्स्य जीव, पशुधन, मनुष्य, पक्षी आदि आते हैं। अजैव संसाधन अबायोटिक रिसोर्सेज हमारे वातावरण में उपस्थित वैसे सभी संसाधन जिनमें जीवन व्याप्त नहीं है अर्थात निर्जीव है, अजैव संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण, चट्टान, पर्वत, नदी, तालाब, समुद्र, धातुएं, हवा, सभी गैसें, सूर्य का प्रकाश आदि। समाप्यता के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण। समाप्यता के आधार पर हमारे वातावरण में उपस्थित सभी वस्तुओं को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। एक नवीकरण योग्य रिन्यूएबल, दूसरा नवीकरण योग्य नॉन रिन्यूएबल। नवीकरण योग्य संसाधन वैसे संसाधन जिन्हें फिर से निर्माण किया जा सकता है नवीकरण योग्य संसाधन कहलाते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, वन तथा वन्य जीव। ज्वारीय ऊर्जा भी नवीकरण योग्य संसाधन की श्रेणी में आता है। इस संसाधनों को इनके सतत प्रवाह के कारण नवीकरण योग्य संसाधन के अंतर्गत रखा गया है। अनवीकरण योग्य संसाधन। अनवीकरण योग्य संसाधन वातावरण में उपस्थित वैसी सभी वस्तुएं जिन्हें उपयोग के बाद निर्माण नहीं किया जा सकता है या उनके विकास अर्थात उन्हें बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं, अनवीकरणीय योग्य संसाधन कहलाते हैं। उदाहरणतः
जीवाश्म ईंधन जैसे पेट्रोल, कोयला आदि। जीवाश्म ईंधन का विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है। इसका अर्थ यह है कि एक बार पेट्रोल, कोयला आदि ईंधन की खपत कर लेने पर उन्हें किसी भौतिक या रासायनिक क्रिया द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अतः इन्हें अनवीकरण योग्य संसाधन के अंतर्गत रखा गया। दूसरा, धातु। धातु हमें खनन के द्वारा खनिज के रूप में मिलता है। हालांकि धातु का एक बार उपयोग के बाद उन्हें फिर से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे लोहे के एक डब्बे से पुनः लोहा प्राप्त किया जा सकता है, परंतु फिर से उसी तरह के धातु को प्राप्त करने के लिए खनन की ही आवश्यकता होती है। अतः धातुओं को भी अनवीकरणीय योग्य संसाधन में रखा जा सकता है। स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को 4 वर्गों में बांटा जा सकता है। एक, व्यक्तिगत संसाधन। दूसरा, सामुदायिक संसाधन। तीसरा, राष्ट्रीय संसाधन। चौथा, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन वैसे संसाधन जो व्यक्तियों के निजी स्वामित्व में हो, व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। जैसे घर, व्यक्तिगत तालाब, व्यक्तिगत निजी चारागाह, व्यक्तिगत कुआं आदि। तत्वों या वस्तुओं के निर्माण में सहायक कारकों के आधार पर संसाधनों को 2 वर्गों में विभाजित करते हैं: प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन। सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन वैसे संसाधन जो गांव या शहर के समुदाय अर्थात सही व्यक्तियों के लिए उपलब्ध हो, सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन कहलाते हैं। जैसे सार्वजनिक पार्क, सार्वजनिक खेल का मैदान, सार्वजनिक चारागाह, शमशान, सार्वजनिक तालाब, नदी आदि। राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन वैसे सभी संसाधन जो राष्ट्र की संपदा है, राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे सड़कें, नदियां, तालाब, बंजर भूमि, खनन क्षेत्र, तेल उत्पादन क्षेत्र। राष्ट्र की सीमा से 12 नॉटिकल मील तक समुद्री यानी 200 मील तक समुद्री तथा महासागरीय क्षेत्र तथा उसके अंतर्गत आने वाले संसाधन। वैसे तो देश के अंदर आने वाली सभी वस्तुओं पर राष्ट्र का ही अधिकार होता है, चाहे वह कोई भूमि हो या कोई तालाब। सभी प्रकार की संसाधनों को राष्ट्र लोकहित में अधिग्रहित कर सकती है। देश लोकहित में अधिग्रहित कर सकती है, जैसे कि सड़क, नहर, रेल लाइन आदि बनाने के लिए निजी भूमि का भी अधिग्रहण किया जाता है। भारत में 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों में से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। इस संशोधन के अनुसार सरकार लोकहित में किसी भी संपत्ति को अधिग्रहित कर सकती है। भूमि अधिग्रहण का अधिकार शहरी विकास प्राधिकरणों को प्राप्त है। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन तट रेखा से 200 समुद्री मील के बाद
खुले महासागर तथा उसके अंतर्गत आने वाले संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। इनके प्रबंधन का अधिकार कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों को दिए गए। अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों का उपयोग बिना अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की सहमति के नहीं किया जा सकता है। विकास के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। विकास के आधार पर संसाधनों को 4 भाग में बांटा गया है। एक संभावित संसाधन, दूसरा विकसित संसाधन, तीसरा भंडार, चौथा संचित कोष। संभावित संसाधन वैसे संसाधन जो विद्यमान तो हैं परंतु उनके उपयोग की तकनीक का सही विकास नहीं होने के कारण उनका उपयोग नहीं किया गया है, संभावित संसाधन कहलाते हैं। जैसे राजस्थान तथा गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा की अपार संभावना है, परंतु उनका उपयोग पूरी तरह नहीं किया जा रहा है, कारण कि उनके उपयोग की सही और प्रभावित तकनीकी अभी विकसित नहीं हुई है। 2. विकसित संसाधन वैसे संसाधन जिनके उपयोग के लिए प्रभावित तकनीकी उपलब्ध है तथा उनके उपयोग के लिए सर्वेक्षण, गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। भंडार वैसे संसाधन जो प्रचुरता में उपलब्ध है यानी अधिक मात्रा में उपलब्ध है परंतु सही तकनीक के विकसित नहीं होने के कारण उनका उपयोग नहीं हो पा रहा है, भंडार कहलाते हैं। जैसे वायुमंडल में हाइड्रोजन उपलब्ध है जो कि ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत हो सकता है परंतु सही तकनीकी उपलब्ध नहीं होने के कारण इनका उपयोग नहीं हो पा रहा है। संचित कोष वैसे संसाधन जिनके उपयोग के लिए तकनीकी उपलब्ध है लेकिन उनका उपयोग अभी आरंभ नहीं किया गया है तथा वे भविष्य में उपयोग के लिए सुरक्षित रखे गए हैं, संचित कोष कहलाते हैं। संचित कोष भंडार के भाग हैं। जैसे भारत के कई बड़ी नदियों में अपार जल का भंडार है परंतु उन सभी से विद्युत का उत्पादन अभी प्रारंभ नहीं किया गया है, भविष्य में उनके उपयोग की संभावना है। अतः बांधों तथा नदियों का जल, वन संपदा आदि संचित कोष के अंतर्गत आने वाले संसाधन हैं। संसाधनों का संरक्षण बिना संसाधन के विकास संभव नहीं है, लेकिन संसाधन का विवेकहीन उपभोग तथा अति उपयोग कई तरह की सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न कर देते हैं। अतः संसाधन का संरक्षण अति आवश्यक हो जाता है। संसाधन के संरक्षण के लिए विभिन्न जननायक, चिंतक तथा वैज्ञानिक आदि का प्रयास विभिन्न स्तरों पर होता रहा है। जैसे महात्मा गांधी के शब्दों में, हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं, अर्थात हमारे पेट भरने के लिए ही बहुत है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। महात्मा गांधी के अनुसार विश्व स्तर पर संसाधन
ह्रास के लिए लालची और स्वार्थी व्यक्ति के साथ ही आधुनिक तकनीकी की शोषणात्मक प्रवृत्ति जिम्मेदार है। महात्मा गांधी मशीनों द्वारा किए जाने वाले अत्यधिक उत्पादन की जगह पर अधिक बड़े जन समुदाय द्वारा उत्पादन के पक्ष में थे। यही कारण है कि महात्मा गांधी कुटीर उद्योग की वकालत करते थे, जिससे बड़े जन समुदाय द्वारा उत्पादन हो सके। धन्यवाद।